नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। यूरोप का पहला देश जो कि पूरे तरीके से कोरोना मुक्त हो गया, देश का नाम है स्लोवेनिया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्लोवेनिया आपको बता दें इटली के बगल में ही है, बाउंड्री शेयर करते हैं दोनों देश। इटली की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तबाही मचाया हुआ है इटली में कोरोना ने। और वहीं बगल में एक बाल्कन देश स्लोवेनिया जो कि पूरे तरीके से कोरोना से मुक्त हो गया और अपनी सीमाओं को सील कर दिया है ताकि अब दोबारा संक्रमण इस देश में ना पहुंचे। तो देखते हैं मैप में स्लोवेनिया को। तो मैप में आपको दिख रहा होगा इटली, ये पूरा रीजन है इटली का यहाँ तक, और ये जो क्षेत्र जहाँ मैंने सर्कल बनाया हुआ है ये है स्लोवेनिया। मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए स्पष्ट रूपों से लिखा हुआ है स्लोवेनिया, और बाउंड्री शेयर करता है ये इटली से, जहाँ पर कोरोना ने काफ़ी मात्रा में तबाही मचाया हुआ है। अब यहाँ पे पूरे तरीके से मुक्त हो गया है, कोरोना से मुक्ति मिल गई है। तो ये चर्चा और महत्व क्यों रखता है ये आपको बता दूं। देखिए, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी संक्रमण की स्थिति, सारा विश्व परेशान है, तो कोई भी देश जो कि संक्रमण से मुक्त हो रहा है और वो पहला है, तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। आप मैप में उसको देख लें क्योंकि आसपास के क्षेत्रों को पूछ सकता है कि किससे बाउंड्री शेयर करता है, किससे नहीं। तो इटली से करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑस्ट्रिया से करता है जिसकी राजधानी वियना है, आपको पता है। यह हंगरी आपको मैप में दिख ही रहा होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मैपिंग भी करते रहें। क्रोएशिया जो कि स्वयं ही बाल्कन कंट्री है। बाल्कन कंट्री जो बाल्कन पेनिनसुला में शामिल देश हैं उनको कहा जाता है। इनमें कौन कौन से देश और शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अल्बानिया, कोसोवो, क्रोएशिया, ये सब देश शामिल है। इसमें मॉन्टेनिग्रो भी शामिल है और रोमानिया जो यहीं पास ही होगा वो भी शामिल है। पूरा इस मैप में है नहीं, ठीक है। तो ये सब सारे देश बाल्कन कंट्री हैं, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देश का नाम जरूर याद रखिएगा, स्लोवेनिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक फैक्ट और बता दूं, जो कोरोना से मुक्ति की बातें चल ही रही हैं, तो भारत का पहला स्टेट आपसे पूछा जाए कौन है जो कोरोना से मुक्त हुआ है, तो वो है गोवा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन, जिसका उत्पादन अभी गुजरात में हुआ है और वहाँ उस मशीन से काम भी लिया जाना प्रारंभ हो गया। देखिए, ये मशीन जो है इसको बनाया है मेक पावर नाम की एक कंपनी ने। और ये हॉट एयर सीलिंग मशीन होता क्या है, ये काम किस तरीके से करता है। देखिए, काम करता है, थोड़ा मैनुअल इसमें हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, जो एयर जाने के लिए स्पेस छूट जाता है ऑटोमेटिक मशीनों में सिलाई के द्वारा, उसको ये फिल कर देता है। चूँकि इस मशीन से निर्माण क्या होगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पीपीई किट आप बहुत बार सुन रहे होंगे। पीपीई किट होता क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होते हैं प्रिवेंशन के लिए, वायरस के अटैक से, वायरस इंसर्ट ना होने पाए, बॉडी के कांटेक्ट में ना आने पाए, इसके लिए पीपीई किट का प्रयोग किया जाता है। उसी के निर्माण की प्रक्रिया में जो होल्स रह जाते हैं उनको फिल कर दिया जाएगा, तो वो रिस्क समाप्त हो जाएगा। अब बात गुजरात की चल रही है, तो गुजरात से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी हैं और जो राज्यपाल हैं वहाँ के वो हैं आचार्य देवव्रत। इसके बाद अब देखते हैं करंट अफेयर को। देखिए, COP13 का आयोजन हुआ था जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए था। वो हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और इसका जो मस्कट था वो गिबी था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक, उसके अतिरिक्त नमस्ते ट्रंप एक प्रोग्राम हुआ था जो कि मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम उसी समय परिवर्तित करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया था। और ये इंडिया की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सर्वाधिक कैपेसिटी वाला क्रिकेट ग्राउंड है। इसकी कैपेसिटी है 1.1 लाख, यानी 1,10,000 कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त 8 अजूबों की सूची जारी की है संघाई सहयोग संगठन ने। उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा भी है 182 मीटर की, उसको 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया। उसके अतिरिक्त अभी अम्बेरे आंगनवाड़ी योजना को कोरोना से
लड़ाई के लिए शुरू किया गुजरात ने ही। ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात योजना भी प्रारंभ हुई है, जिसमें 1 लाख रुपया गारंटी रहित लोन प्रदान किया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था में बूस्ट आए। और टोटल जो इसमें ऋण की अनुमोदन राशि है वो 5,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया 1-1 लाख करके बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब गुजरात का ये सब रहा करंट अफेयर। एक चीज़ और जो मैं कई बार आपको बताया हूँ वो फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अभी एक जल भंडारण क्षमता पे रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला राज्य भी गुजरात रहा है। गिर मांडवी पहाड़ियाँ गुजरात में है, कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है, और जो गिर टाइगर रिजर्व है वहाँ एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ये आपको पता होगा। बढ़ते हैं आगे। आदिवासी युवाओं के लिए देखिए, फेसबुक के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करने के लिए शुरू किया गया है एक कौशल विकास कार्यक्रम, उसका नाम है गोल। गोल यहाँ पूरा थोड़ा सा छूट गया टाइपिंग में। ठीक है, तो गोल है, गोल का एक फुल फॉर्म ये है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये है इसका फुल फॉर्म। और ये शुरुआत किया है आदिवासी मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा जी हैं, उन्होंने फेसबुक के साथ एक टाई अप किया है ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जाए आदिवासी युवाओं का। बात फेसबुक की चल रही है तो आपको पता होगा हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है, और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं हमेशा। देखिए, अगला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें महत्व रखने वाली चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 इकाइयाँ हैं, ये 3 सर्किल, भारत सरकार, AIIB और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। इन तीनों ने एक MOU सिग्नेचर किया। MOU होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये होता है फुल फॉर्म इसका। इसमें होगा क्या? इसमें दामोदर घाटी कमान क्षेत्र जो है वहाँ पे सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए एक MOU सिग्नेचर किया गया है, जो कि टोटल अमाउंट होगा $145 मिलियन का। तो अब ये जो है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, आपको पता होगा इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चीन में ही है, बीजिंग में। ठीक है, और ये सर्व किन किन क्षेत्रों में करता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये एशिया और ओसेनिया में सर्व करता है। मेंबर कंट्री इसके हैं 78। अब ओसेनिया नाम सुन के आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ अलग लगता हो। ओसेनिया में वो सभी देश शामिल हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, पोलिनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया, ये सब सारे देश उसमें अंतर समाहित है। और ये जो सिग्नेचर किया गया है तीनों इकाइयों द्वारा, ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बात बंगाल की चल रही है तो बंगाल से संबंधित कुछ चीज़ों को भी रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, अभी कल ही के वीडियो में हमने पढ़ा था कि माटीर स्मृति योजना, ये जो है 50,000 हेक्टेयर भूमि पर मत्स्य पालन और बागवानी के लिए 6 जिलों में कार्यान्वित किया जाने वाला है। उसके अतिरिक्त एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, भारत में सब्जियों के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान रखने वाला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी वेस्ट बंगाल ही है। ठीक है, उसके अतिरिक्त कोलकाता बंदरगाह का भी नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है, वो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप में से कोई चैनल पर नए हों, उनको ये वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और आप लोगों को अगर मेरा ये प्रयास सार्थक लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। चलिए देखते हैं आगे। बांग्लादेश के साहित्यकार अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ़ एक साहित्यिक आंदोलन चलाए थे। उसके अतिरिक्त उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण भी प्रदान किया है 2014 में, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि महत्व रखता है, बांग्लादेशी हैं और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया जा रहा है। ठीक है,
इनका निधन हो गया है। और एक बंगला साहित्य से संबंधित व्यक्ति का और निधन हुआ है, जिनका नाम है देवेश राय। ठीक है, ये दो महारत्न थे बंगला साहित्य के, जो दोनों लोगों का निधन हो गया है। देश अलग अलग थे लेकिन साहित्य की भाषा एक ही थी। इनकी एक रचना है तीस्तो पेरेर वृत्तांत। ठीक है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देवेश राय नाम आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये दोनों नाम, पहला है अंजुम मुदगलियार, जो कि राइफल शूटिंग से संबंध रखती हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दूसरा जसपाल राणा, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इनको दोबारा किया गया है, पिछली बार भी लगातार 2 बार हो गया, लास्ट ईयर भी इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अभी पुरस्कार के लिए डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, नामांकन किया गया है, चर्चा में था, तो मैंने आपको बता दिया। कई बार पूछ लिया जाता है नाम देके कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा। इस वीडियो पे और इस चैनल पे लगातार बने रहने वाले सभी लोगों को धन्यवाद।